सुरता साहित्य के सांस्कृतिक चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर गुरुवार हम खोजते हैं उस जीवंत संस्कृति की जड़ों को जो हमारे साहित्य, लोक जीवन और पहचान को अर्थ देती है। आज की चर्चा है हिंदी साहित्य और भारतीय लोक संस्कृति का जीवंत समन्वय। भारत की माटी में रची सी संस्कृति केवल मंदिरों, पर्वों या परंपराओं में ही नहीं, बल्कि हमारे लोकगीतों, कथाओं, रीति रिवाजों और बोलियों में भी सांस लेती है। और यही लोक संस्कृति हिंदी साहित्य की आत्मा बनकर हर युग में उसे नई चेतना और नई दिशा देती रही है। आज हम जानेंगे कैसे आदिकाल के काव्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक लोक तत्वों ने रचनाओं को जीवंत बनाया। भक्ति काल के भजनों से लेकर आंचलिक कथा साहित्य और आधुनिक कविता तक लोक संस्कृति कैसे हमारी पहचान और प्रतिरोध दोनों की आवाज बनी। तो आइए सुनते हैं यह चर्चा, जहां साहित्य और संस्कृति का संवाद एक साथ गूंजता है, यानी लोक और शास्त्र का सुंदर संगम केवल सुरता साहित्य में। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही कह सकते हैं आकर्षक पहलू पर बात करने वाले हैं। वो है उसका भारतीय लोक संस्कृति से जो अटूट रिश्ता है। हमारे सामने रमेश चौहान का एक काफी विचारोत्तेजक आलेख है जो सुरता साहित्य की धरोहर पर प्रकाशित हुआ है। ये आलेख हमें हिंदी साहित्य की यात्रा पर ले जाता है, ये देखने के लिए कि लोक जीवन की जो धड़कन है, उसके गीत, कथाएं, रीति रिवाज वो साहित्य में कैसे गूंजती रही है। जी बिल्कुल। और ये समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि लोक संस्कृति सिर्फ कुछ पुरानी रस्मों या गीतों का जमावड़ा नहीं है। जैसा कि आलेख में भी कहा गया है, ये हमारे सामूहिक जीवन का स्पंदन है ना? वो जन संस्कृति जो असल में गांवों कस्बों में पनपती है और हमारे समाज के, आप कह सकते हैं, रेशे रेशे को बनाती है। ये तो जन्म के सोहर से लेकर अमृत्यु के बाद के अनुष्ठानों तक फैली हुई है। फसल बोने के गीत हों या मौसमों के स्वागत के नृत्य, जीवन का कोई पहलू शायद ही इससे अछूता हो। अच्छा, तो हमारी आज की ये बातचीत एक तरह से इसी अक्षुण्ण धारा को समझने की कोशिश है कि साहित्य की इस विशाल नदी में लोक संस्कृति की ये धारा कहाँ से शुरू हुई, कैसे बहती रही और आज उसका स्वरूप क्या है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से। क्या उस शुरुआती दौर में भी, जहां हम सुनते हैं कि वीर गाथाओं का जोर था, क्या वहां लोक की आवाज सुनाई देती है? हाँ, निश्चित रूप से सुनाई देती है। आदिकाल लगभग 1050 से 1375 ईस्वी भले ही वीर रस प्रधान काव्य के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उसकी जड़ें तो लोक में ही थीं। आप जैसे आल्हा को ही लीजिए, ये वीर गाथाएं आज भी उत्तर भारत के गांव में खासकर मानसून के समय बड़े चाव से गाई सुनी जाती हैं। इनमें उस समय के राजाओं की वीरता तो है ही, पर साथ साथ आम लोगों का शौर्य, उनका खान पान, उनके रिवाज, यहाँ तक कि उनकी सोच, वो सब भी बड़े सजीव ढंग से दिखता है। तो ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, ये उस दौर के लोक जीवन का आईना है, कह सकते हैं। आलेख में विद्यापति का भी जिक्र है। उनकी पदावली तो राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति के लिए ज्यादा जानी जाती है। उसमें लोक तत्व कैसे उभरते हैं, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। देखिए, विद्यापति की पदावली का मुख्य रस तो श्रृंगार और भक्ति ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने इसे लिखा किस भाषा में? मैथिली में, है ना, जो उस क्षेत्र की लोक भाषा थी। अब उस जमाने में जब संस्कृत का दबदबा था, लोक भाषा को काव्य का माध्यम बनाना ये अपने आप में एक बड़ा कदम था। और फिर उनके पदों में जो प्रकृति वर्णन है, खासकर बसंत जैसे लोक उत्सवों का जिक्र, वो इतना सहज है, इतना स्वाभाविक, जैसे लगता है आम जन के अनुभव से ही निकला हो। तो ये दिखाता है कि साहित्य की मुख्य धारा भी कहीं ना कहीं लोक संस्कृति की जमीन से ही रस ले रही थी। नरपति नाल का बिसलदेव रासो जैसे काव्य भी थे जो उस समय लोक में बहुत प्रचलित थे और उनमें लोक संवेदनाएं थीं। तो आदिकाल में लोक संस्कृति की एक तरह से नींव दिखती है, लेकिन फिर आता है भक्ति काल, जिसे आलेख लोक संस्कृति और साहित्य के मेल का स्वर्णयुग कहता है। ऐसा क्या खास हुआ इस दौर में कि इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया गया? देखिए, भक्ति काल
मतलब लगभग 1375 से 1700 ईस्वी। इसकी तो आत्मा ही लोक चेतना थी। इस काल के सबसे बड़ी क्रांति मुझे लगता है ये थी कि संतों और भक्तों ने जानबूझकर संस्कृत के जटिल पांडित्य और दरबारीपन को नकार दिया। उन्होंने आम लोगों की भाषा जैसे अवधी, ब्रज, सधुक्कड़ी इनको अपनाया। उनका मकसद साफ था, ईश्वर की भक्ति और समाज सुधार का संदेश सीधा जनता तक पहुंचे, बिना किसी भाषाई या शास्त्रीय दीवार के। और यही लोक से जुड़ाव भक्ति काल की सबसे बड़ी ताकत बना। इसको थोड़ा उदाहरणों से समझाइए, जैसे सगुण भक्ति में तुलसीदास और सूरदास का जिक्र आता है। हाँ, सगुण भक्ति में देखिए, तुलसीदास जी ने राम की कहानी को अवधी में लिखा, रामचरितमानस। अब रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ बन के नहीं रह गया, वो उत्तर भारत के आम घरों के जीवन का हिस्सा बन गया। उसमें जो पारिवारिक रिश्ते हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं, आदर्श हैं, वो सब लोकमानस में गहरे उतर गए। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा में थे। अवधी में होने की वजह से ही वो इतना लोकप्रिय हुआ, घर घर में पढ़ा सुना जाने लगा। और सूरदास, उनके पद तो आज भी भजनों में, कीर्तनों में गाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लोक जीवन से ही निकले हों सीधे। गोपियों संग छेड़छाड़, उनका खेलना कूदना, इतना जीवंत और मनमोहक वर्णन किया है, लगता है जैसे सब आंखों के सामने हो रहा हो। होली खेलने के दृश्य हैं, रास लीला के पद हैं, यमुना किनारे की शैतानियां, ये सब सीधे ब्रज क्षेत्र के लोक उत्सवों और वहां की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे। एक तरह से सूरदास ने कृष्ण को महलों के ऐश्वर्य से निकालकर गांव के ग्वालबालों और गोपियों के बीच ला खड़ा किया, उन्हें लोक का नायक बना दिया। और फिर निर्गुण भक्ति धारा, खासकर कबीर, उन्होंने तो लोक भाषा और लोक प्रतीकों का अद्भुत इस्तेमाल किया। कबीर, वो तो इस मामले में अद्वितीय है। उन्होंने अपनी गहरी दार्शनिक और सामाजिक बातें कहने के लिए आम जीवन के प्रतीक चुने, जैसे चलती चक्की, कपड़ा बुनता जुलाहा, पनिहारिन, कुम्हार का चाक। उनकी भाषा भी एकदम आम लोगों की थी, सधुक्कड़ी मतलब साधुओं की भाषा, जिसमें कई बोलियों का मिश्रण था ताकि अलग अलग जगह के लोग उसे आसानी से समझ सकें। ये भाषा पांडित्य दिखाने के लिए नहीं थी, ये संवाद के लिए थी। उनका वो प्रसिद्ध दोहा भी है ना, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। वाह, ये तो सीधे सीधे लोक भाषा की शक्ति और पवित्रता की घोषणा है। हाँ बिल्कुल, ये पंक्तियां दिखाती हैं कि कबीर ने जन भाषा को कितना ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने उसे कुएं के ठहरे हुए सीमित पानी जैसा नहीं माना, बल्कि नदी के बहते हुए निर्मल और गतिशील जल जैसा माना। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की सत्ता को चुनौती दी और लोक की सहज बुद्धि और अनुभव को महत्व दिया। सही मायनों में भक्ति काल ने साहित्य को जनता के दरवाजे तक पहुंचाया और लोक संस्कृति को साहित्यिक अभिव्यक्ति का गौरव दिया। और ये महत्वपूर्ण है कि लोक भाषा को अपनाना सिर्फ माध्यम का चुनाव नहीं था, ये एक वैचारिक चुनाव था, ज्ञान को इलीट वर्ग से निकालकर जन तक ले जाने का। भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल, लगभग 1700 से 1900 ईस्वी। इसके बारे में तो आम धारणा यही है कि वो दरबारी संस्कृति, श्रृंगार और अलंकारिक चमत्कार का काल था। ऐसे माहौल में क्या लोक तत्व पूरी तरह हाशिए पर चले गए थे या कुछ बचा था? देखिए, ये बात तो सच है कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति दरबारी और श्रृंगारिक ही थी। कविता ज्यादातर राजाओं और सामंतों को रिझाने का माध्यम बन गई थी। उसमें नायिका भेद और अलंकारों की बारीकियों पर बहुत जोर था। लेकिन ये कहना कि लोक तत्व पूरी तरह गायब हो गए शायद सही नहीं होगा। पहली बात तो ये कि उस दौर में भी रीति मुक्त कवि हुए, जैसे घनानंद, आलम, बोधा। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा और अभिव्यक्ति ज्यादा सच्ची लगती है, ज्यादा स्वाभाविक। वो दरबारी बनावट से हटकर लोक के अनुभव के ज्यादा करीब जान पड़ती है। और क्या जो मुख्य धारा की कविता थी उसमें भी कुछ लोक रंग बचे थे? हाँ, कहीं कहीं दिख जाते हैं। जैसे कविताओं में होली खेलने का जिक्र मिलता है, सावन के झूलों का वर्णन है, या कभी-कभी ग्रामीण जीवन से लिए गए उपमानों का इस्तेमाल। ये भले मुख्य विषय न हो, पर ये दिखाते हैं कि लोक जीवन पूरी तरह से अनदेखा नहीं हुआ था। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दरबारी साहित्य के समानांतर लोक साहित्य की अपनी धारा तो हमेशा बहती रहती है। लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नाट्य, वो भले लिखित साहित्य के इतिहास में उतनी दर्ज न हो, पर समाज में तो जीवित थीं।
तो कह सकते हैं कि रीतिकाल में लोक दबा जरूर पर मिटा नहीं। तो रीतिकाल में लोक तत्व कुछ दबे हुए थे, लेकिन फिर समय बदला, आजादी की लड़ाई का दौर आया, राष्ट्रीय चेतना जगी। आधुनिक काल में क्या तस्वीर बदली? ऐसा लगता है यहाँ लोक संस्कृति फिर से महत्वपूर्ण हो उठी। बिल्कुल, आधुनिक काल में लोक संस्कृति की भूमिका में एक बड़ा, कह सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन आया। खासकर आजादी के बाद ये सिर्फ साहित्य का विषय या कोई सजावट की चीज नहीं रह गई। जैसा कि आलेख कहता है, ये महज अतीत का भावुक स्मरण मतलब नोस्टैल्जिया नहीं, बल्कि पहचान की तलाश और प्रतिरोध की आवाज का एक ताकतवर जरिया बन गई। इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरू के जो आधुनिक लेखक थे उन्होंने भी लोक की ओर देखा? हाँ, शुरुआती दौर में भी इसकी झलक है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में जब लेखक देश को जगाने और राष्ट्रीय चेतना फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा और उन्हीं के शैलियों का इस्तेमाल करना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो इसमें काफी काम किया था शायद। उनके नाटकों में लोक शैली का काफी प्रयोग मिलता है। निश्चित तौर पर भारतेंदु ने अपने नाटकों में, व्यंग्यों में, प्रहसनों में जनता से सीधे जुड़ने के लिए लोक नाट्य शैलियों का, जैसे नौटंकी, स्वांग और लोक गीतों का भरपूर इस्तेमाल किया। उनका मकसद था सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना और लोगों में देश प्रेम जगाना। और इसके लिए लोक शैली से बेहतर और क्या हो सकता था, जो लोगों को तुरंत समझ आए और पसंद भी आए। अच्छा, और फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं आंचलिक साहित्य के दौर में। जी, इसने तो जैसे लोक संस्कृति को साहित्य के केंद्र में ही ला खड़ा किया। ये आंचलिकता क्या थी और ये पहले के साहित्य से कैसे अलग थी? आंचलिक साहित्य ने लोक संस्कृति के चित्रण को एक नई गहराई दी, एक नई प्रामाणिकता दी। आंचलिक का मतलब है किसी अंचल यानी खास भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो आंचलिक उपन्यासों और कहानियों ने क्या किया? किसी एक विशेष इलाके, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, उनकी बोली, उनके गीत, उनके रीति रिवाज, उनके अंधविश्वास, उनके सुख दुख, उनके संघर्ष, इन सबको उसकी पूरी समग्रता में चित्रित किया। यहाँ लोक संस्कृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थी, बल्कि वही कहानी की मुख्य पात्र थी एक तरह से। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। और इस धारा के सबसे बड़े नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। उनका उपन्यास मैला आंचल, वो तो मील का पत्थर माना जाता है। ये उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव मेरीगंज की कहानी कहता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस पूरे लोक जीवन का जीता जागता दस्तावेज है। उसमें छठ पूजा के गीत हैं, होली पर गाया जाने वाला फाग है, जो होली के हुड़दंग और प्रेम का एक लोक संगीत रूप है, जैसा स्रोत में भी जिक्र है। वहाँ की ठेठ बोली, गालियाँ, बीमारियों के टोने टोटके, भूत प्रेत के किस्से और हाँ, नई नई आई राजनीति के दांव पेच, सब कुछ इतनी बारीकी और सच्चाई से बुना गया है कि पाठक को लगता है वो खुद उसी गांव में पहुंच गया है। यहाँ साहित्य और लोक परंपरा एक दूसरे में जैसे घुल-मिल जाते हैं। मैला आंचल तो अद्भुत है ही। रेणु के अलावा और कौन से लेखक हैं जिन्होंने आंचलिकता को समृद्ध किया? नागार्जुन का नाम लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी कविताओं और उपन्यासों में मिथिलांचल यानी उत्तरी बिहार के किसान जीवन, वहाँ की गरीबी, भुखमरी, बाढ़ की विभीषिका और लोगों के संघर्षों को बहुत ही सीधी सच्ची लेकिन असरदार भाषा और लोक छंदों में बयान किया है। उनकी कविताएं पढ़कर लगता है जैसे कोई गांव का आदमी ही अपनी बात कह रहा हो। इसी तरह शिव प्रसाद सिंह ने अपने उपन्यासों, खासकर अलग अलग वैतरणी में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस के आसपास के गांव के बदलते हुए यथार्थ, वहां की सामंती जकड़न और जाति व्यवस्था का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। इन लेखकों ने साबित किया कि लोक जीवन में भी महाकाव्यात्मक गहराई हो सकती है। ये तो हुई आंचलिक साहित्य की सशक्त धारा। अब अगर हम आज के समय में देखें, मतलब 21वीं सदी के साहित्य में, तो लोक संस्कृति की क्या जगह है? क्या ये अब सिर्फ बीते दिनों की यादें बनकर रह गई हैं, जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, या इसकी कोई नई भूमिका उभर रही है और प्रामाणिक पहचान को स्थापित करने का एक अहम जरिया बन गई है, खास तौर पर उन समुदायों के साहित्य में जिन्हें लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया, जैसे दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य और स्त्री विमर्श से जुड़ा साहित्य। अच्छा, ये कैसे?
मिसाल के तौर पर आदिवासी लेखक अब अपनी विशिष्ट लोक कलाओं को, जैसे झारखंड की सोहराई चित्रकला है या मध्य भारत का कर्मा नृत्य है, अपनी वाचिक यानी मौखिक परंपराओं को, अपनी उत्पत्ति की कथाओं, अपने लोक देवताओं और मिथकों को अपने लेखन का केंद्र बना रहे हैं। ये उनके लिए महज एक सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं है, ये अपनी सदियों से उपेक्षित और दबाई गई अस्मिता की घोषणा है। ये मुख्य धारा की संस्कृति के सामने अपनी अलग, अपनी स्वायत्त पहचान को मजबूती से रखने का तरीका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और स्त्री विमर्श में लोक संस्कृति का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, ये जानना भी दिलचस्प होगा। हाँ, समकालीन स्त्री लेखिकाएं और अध्येता लोकगीतों का, खासकर शादी ब्याह, जन्म, तीज त्योहारों पर जो औरतें गीत गाती हैं, उनका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण कर रही हैं। वे दिखा रही हैं कि कैसे इन गीतों में एक तरफ तो स्त्रियों के दबे हुए दुख, उनकी अधूरी इच्छाएं, उन पर लगे सामाजिक बंधन, ये सब साफ झलकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये गीत औरतों के आपस में दुख बांटने, एकजुट होने और कभी-कभी बहुत छुपे हुए तरीके से ही सही पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिरोध करने का मंच भी बनते हैं। तो ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि स्त्रियों के सामूहिक अवचेतन और सामाजिक संरचना को समझने की कुंजी भी है। ये तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। लेकिन समाज तेजी से बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है। क्या लोक संस्कृति इन बदलावों के साथ खुद को ढाल पा रही है? क्या इसका स्वरूप बदल रहा है? हाँ, बिल्कुल ढाल रही है, और यही मुझे लगता है इसकी जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत है। लेखक अब सिर्फ गांव के लोग तक ही सीमित नहीं है, अब शहरी लोक यानी अर्बन फोक की बात भी हो रही है। मतलब शहरों में बसे लोग कैसे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, कैसे वे अपनी क्षेत्रीय भाषा के मुहावरे, अपना खान पान, अपने त्योहारों को छोटे छोटे समुदायों में जीवित रखे हुए हैं। प्रवासी भारतीय जो अपनी लोक परंपराओं को विदेशों में सहेज रहे हैं, वो भी अब साहित्य का विषय बन रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का क्या असर हुआ है? हाँ, टेक्नोलॉजी ने तो इसमें एक नया आयाम ही जोड़ दिया है। इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन मंचों ने लोक कलाओं को, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, कथावाचन हो या चित्रकला, फैलने के लिए अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। अब कोई लोक कला किसी एक अंचल की सीमा में बंधी नहीं रह गई है। उसका स्वरूप डिजिटल हो रहा है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है और उसमें नए प्रयोग भी हो रहे हैं। अपनी स्थानीय विशिष्ट पहचान को बनाए रखने और मजबूत करने का एक तरीका भी है। यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात याद आती है, जिसका जिक्र आलेख में भी है और जिसका मूल विचार गांधी जी या अन्य चिंतकों से भी जुड़ता है कि कोई भी संस्कृति पूरी तरह अलग थलग रहकर, दरवाजे बंद करके जीवित नहीं रह सकती। लोक संस्कृति ने हमेशा बाहर से आने वाले प्रभावों को अपनाया है, उन्हें अपने रंग में रंगा है, लेकिन साहित्य जैसे माध्यमों ने उसकी मूल आत्मा को, उसकी जड़ों को सहेज कर रखा है। ये उसका लचीलापन और निरंतरता ही है जो उसे आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। आपने प्रतिरोध की आवाज के तौर पर इसकी भूमिका का जिक्र किया था। हाँ। आज के संदर्भ में ये कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ, आज के लेखक पुरानी लोक कथाओं, मिथकों, कहावतों या लोक किरदारों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं, उन्हें आज के सवालों से जोड़ रहे हैं। इसे रीटेलिंग या पुनर्पाठ कह सकते हैं। इन जानी पहचानी कहानियों या प्रतीकों के जरिए वे आज के ज्वलंत मुद्दों पर, जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार, बढ़ती सामाजिक असमानता, पर्यावरण का संकट, उपभोक्तावाद, बहुत तीखी और असरदार टिप्पणी कर पा रहे हैं। लोक की भाषा अक्सर सीधी होती है, सपाट होती है, लेकिन मारक होती है। उसमें व्यंग्य की धार होती है। ये भाषा आज के समय के दुगलेपन, पाखंड और विसंगतियों को उजागर करने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार साबित हो रही है। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो क्या कहेंगे? क्या लोक संस्कृति हिंदी साहित्य के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत है या आज भी उसकी नस नस में बहने वाली ऊर्जा है? निष्कर्ष तो यही निकलता है कि हिंदी साहित्य में लोक संस्कृति की जड़ें सिर्फ गहरी ही नहीं है, बल्कि ये आज भी एक जीवंत ऊर्जा है। ये महज अतीत का संग्रहालय नहीं, बल्कि एक निरंतर बहती ही धारा है। ये गीत, नृत्य, कथा, विश्वास, रीति रिवाज, इन सब का वो संगम है जिसने आदिकाल से लेकर आज तक हर दौर में साहित्य को न सिर्फ विषय दिए हैं, बल्कि उसे भाषा, संवेदना और अभिव्यक्ति की नई भंगिमाएं भी दी हैं।
और खास तौर पर 21वीं सदी में जब पहचान के संकट गहरे हो रहे हैं, तब ये जड़ों की ओर लौटने का, अपनी अस्मिता को समझने और सहेजने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बन गई है। ये वो भारतीयता की अक्षुण्य धारा है जो हमारे अतीत को तो रोशन करती ही है, साथ ही वर्तमान के मुश्किल सवालों से, चाहे वो पहचान का सवाल हो, प्रतिरोध का हो या सामाजिक न्याय का, उनसे जूझने के लिए हमें एक प्रामाणिक जमीन और भविष्य के लिए एक नई दृष्टि और ऊर्जा भी देती है। लोक संस्कृति वो अनमोल धरोहर है जिसे साहित्य ने न सिर्फ संजोया है, बल्कि उसे समय के साथ बदलने और प्रासंगिक बने रहने की क्षमता देकर अमर भी बना दिया है। वाकई हिंदी साहित्य और लोक संस्कृति का ये ताना बाना अद्भुत है और बेहद गहरा भी। इस सफर पर ले जाने के लिए रमेश चौहान के आलेख का शुक्रिया, जो सुरता पर उपलब्ध है। उसने हमें इतने सारे पहलुओं पर सोचने का अवसर दिया। और हाँ, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा से विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह आज के लेखक पुरानी लोक कथाओं, गीतों या परंपराओं को नए अर्थ देकर समकालीन मुद्दों पर रोशनी डाल रहे हैं, क्या हमारे अपने आसपास, हमारे अपने जीवन में कोई ऐसी लोक कथा, कोई गीत, कोई मुहावरा या कोई परंपरा है जिसे अगर आज के नजरिए से देखें तो वो हमारे समय के किसी बड़े सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत सवाल पर कोई नई, चौंकाने वाली या गहरी अंतर्दृष्टि दे सकती है? जरूर सोचिएगा इस पर। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की सांस्कृतिक चर्चा। आज का विषय था हिंदी साहित्य और भारतीय लोक संस्कृति का जीवंत समन्वय। हमने देखा कि लोक संस्कृति केवल अतीत की परंपरा नहीं, बल्कि आज भी हमारे साहित्य का धड़कता हृदय है, जहां लोकगीतों में जीवन की सहजता है और कहानियों में समाज का संघर्ष और सौंदर्य। भक्ति आंदोलन से लेकर आज के स्त्री और दलित विमर्श तक, लोक संस्कृति ने हर काल में साहित्य को जनमानस से जोड़े रखा है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जीवंतता। सुरता की ओर से हम उन सभी रचनाकारों को नमन करते हैं जो अपनी कलम से लोक संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे एक नई सांस्कृतिक चर्चा में। तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन की निरंतर धारा है।